जो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं बड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की है। सर हमें 550 महिलाओं को ट्रेन किया सर। और नंबर कितना हुआ? सर 1.5 लाख का सर इंडस्ट्री से कितनी विभाग डॉक्टर मोहित गेहरा जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को तो ये हरियाली ऐप है जिसका रिमोट द्वारा माननीय उपराज्यपाल महोदय ये इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं हम सबके बीच। प्रेस हो गया इसे हरियाली ऐप, हाँ ये चला। तो ये एटलस है जो पूरी विस्तृत जानकारी हमें देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एडिशनल पौधा बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाहर प्रवासी इनके बाद आएंगे मोहम्मद अल अख्तर, इनके बाद आएंगे इनके बाद मोहम्मद सबीर खान, फॉरेस्ट गार्ड हैं पुंछ फॉरेस्ट डिवीजन से। फॉरेस्ट लैंड थी अराई बीट, उनको डिसमेंटल किया अभिलाष शर्मा जी। और अब हम यूटी लेवल अवार्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देंगे। इसके लिए रतन सिंह जी के बाद आएंगे अब्दुल गनी, उनके बाद ये हमारे लोग हैं यूटी लेवल अवार्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो सबसे पहले ये दिलदार खान जी हैं, एनिमल कीपर है मांडा डियर पार्क, जंगला सतत उपज और खबर। हम सभी जानते हैं कि रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी के हवाले से हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनों का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू व कश्मीर परम आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, हमारे आयुक्त सचिव जंगाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी जम्मू कश्मीर वन विभाग, हम सफल हो रहे हैं। विभाग ने लगभग 60 ट्रैक रूट्स को भी संचालित किया है। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने में आने वाले वर्षों में एक बहुत उपयोगी साबित होंगे। वन से जल, जल से जीवन के सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए वन्य क्षेत्रों के बाहर भी लगभग 3000 से ज़्यादा तालाबों, झरनों और झीलों को ज़रूरतानुसार पुनः विकसित एवं पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस कार्य को अमल में लाने के लिए विभागीय राशि के अलावा मुख्यतः मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस की प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। कन्वर्जेंस की प्रणाली को उपयोग में लाने के लिए विभाग ने वृक्षारोपण, फायर लाइन्स, जल स्रोतों का विकास व संरक्षण, वनों में ब्राइडल पाथ इत्यादि को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहलकदमी की है। इससे जनमानस तो लाभान्वित होंगे ही, विभाग और नागरिकों का रिश्ता भी और सुदृढ़ होगा। वनों से रोजगार के साधन तलाशे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सर भरपूर मात्रा में उपलब्ध पाइन नीडल, जो कि जंगलों में आगजनी का एक मुख्य कारण बनती थी, विभाग ने एक अनूठा उपयोग किया है। पाइन नीडल से कोयला, ब्रिकेट्स एवं उपयोग में आने वाले सामान को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसका नमूना अभी आपने सर जब आप यहाँ पधारे तो आपने देखा, राजौरी जिले से शुरू हुए इस छोटे से प्रयोग को दूसरे क्षेत्रों में भी उत्साहपूर्वक अपनाया जा रहा है। चारा, ईंधन और दूसरे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण प्रणाली में भी अनुकूल सुधार लाए जा रहे हैं। लगभग 75 फॉरेस्ट विश्राम गृह को जनमानस के उपयोग के लिए खोलकर विभाग एवं नागरिकों के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाने की जो पहल भी आपके ही निर्देश पर हुई,
और इनका भी अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कंडी क्षेत्र व 3 प्रधान नदियां झेलम, चिनाब और रावी के कैचमेंट क्षेत्रों को भी एक योजनाबद्ध तरीके से ट्रीट किया जाएगा 2022-23 से। विभाग ने इस कार्य को भी अपने प्रबंधन का एक अंग बनाया है। सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स यानी कि जैविक विविधता सूचकांक जम्मू और श्रीनगर शहरों को विकसित करने का कार्य लगभग 6 माह पहले शुरू किया गया था। आज आपके शुभ कार्यक्रमों से इनका विमोचन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर चांदी प्रदेशों ने ऐसी पहल की है। जैविक विविधता के संरक्षण में ये आकलन मील का पत्थर साबित होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। आज भारतवर्ष के कई प्रदेशों में फॉरेस्ट पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और आजीविका की परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में 800 करोड़ रुपए की इसी तरह की परियोजना शुरू की गई है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। जम्मू कश्मीर ने भी इस दिशा में एक अच्छी पहल शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसके व्याप में काफी विस्तार होगा। और मैं मानता हूं इससे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ रोजगार के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोयले का बायो विकल्प तैयार करने के लिए महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर रहा है। मेरा एक आग्रह होगा कि हर गांव में नवजात कन्या के नाम पर भी एक पौधा लगाया जाए, जिससे भावी पीढ़ी में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बेटियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता भी जागृत होगी। डिपार्टमेंट को एक और आग्रह मैं करना चाहूँगा, आज जो भी अवार्ड दिए गए हैं उसमें एक भी महिला नहीं है। फॉरेस्ट्री तथा वाइल्ड लाइफ में हमें महिला कर्मियों को प्रोत्साहित कैसे करें, उनके योगदान को मान्यता कैसे दें, मैं समझता हूं कि इस पर विचार का समय निश्चित रूप से आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित कर जीवन जीने की हमारी परंपरा टिकाऊ जीवन शैली के रूप में विकसित होगी। पिछले वर्ष मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आग्रह किया था 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों की मदद से हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट से पुराने जमाने में कोट रूट प्लांट अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए जाता था और मुझे लगता है कि उस पर फिर से काम प्रारंभ हुआ है। इसे और गति प्रदान करने की जरूरत है। जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की जानी चाहिए और इस काम को गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कई बार अस्तित्व के बहुत से अंगों पर प्रतिदिन निर्भर होने के बावजूद हम उसकी मौजूदगी का एहसास कभी कभी नहीं कर पाते हैं और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इस साल का जो थीम रखा है, जैसा बताया गया, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जंगल सतत उत्पादन और उसका उपभोग, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को फॉरेस्ट की महत्ता से परिचित कराया जा सके और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारियों से भी लोग रूबरू हो सके। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है कि घर बनाने से लेकर रोजमर्रा के जीवन यापन से संबंधित हर काम, चाहे पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर बीमार पड़ने पर दवा ले रहे हैं, सब में कहीं न कहीं फॉरेस्ट का अंश जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू से जुड़े होने के बावजूद हमें फॉरेस्ट की उतनी याद नहीं आती। आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर किस तरह से काम किया जाए और उसके संसाधनों का सही उपयोग करके किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली हैं उन्हें एक समृद्ध और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। इसके लिए सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अस्थायी अधिकार नहीं है, बल्कि टेम्पररी है और इसलिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर विचार करना आवश्यक होगा कि इसके बिना शायद एक दिन भी जीना असंभव हो जाए।
बेल्जियम के जाने माने एक लेखक है राइटर मॉरिस, उन्होंने लिखा है कि अगर कभी मधुमक्खी पृथ्वी से गायब हो गई तो समझिए कि इंसानों के पास जीवित रहने के लिए बस 4-5 दिन बचेंगे। मुझे लगता है मॉरिस लोगों को डरा नहीं रहे, हाँ, लेकिन आगाह जरूर कर रहे हैं कि हवा, पानी, जंगल और जानवर को बचाने की कवायद दरअसल इंसान को बचाने की ही जद्दोजहद है। पिछले साल, जैसा डॉक्टर गेरा ने बताया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 130 साल पूरे होने के अवसर पर मुझे संजीव वर्मा जी ने, गेरा साहब ने आमंत्रित किया था। नीति आयोग की रिपोर्ट उसी समय एसडीजी की आई थी, जिसमें 55% फॉरेस्ट कवर के साथ जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया था। उस समय मैंने आग्रह किया था कि अभी हमारे पास 42 प्रकार की वन्य प्रजातियां हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये प्रजातियां लगातार बढ़ें, घटे नहीं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष 20,000 हेक्टेयर विनष्ट हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी साथियों को डल लेक में चिनार के ट्रांसप्लांटेशन के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। 2020 में ही मैंने आग्रह किया था कि 4 चिनार की ऐतिहासिक लेगेसी को फिर से कैसे जिंदा किया जाए, और मुझे खुशी है कि इस वर्ष फरवरी में 2 चिनार ट्रांसप्लांट करके वर्षों पुरानी जो ख्वाहिश थी यहाँ के लोगों की, उसको पूरा करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये काम सिर्फ लैंडस्केप को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं किया गया है, ये प्रयास है पर्यावरण से जुड़ी चीजों को हमारी सोच में कैसे सम्मिलित किया जाए। और मुझे विश्वास है कि जब भी लोग भविष्य में 4 चिनार को देखेंगे तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मित्रों, अथर्ववेद की एक पंक्ति है कि हे प्रभु, जो भी पेड़ मैं काट रहा हूं वह फिर जल्दी से बड़ा हो जाए। ये फॉरेस्ट की धरोहर को सहेजने की हमारी संस्कृति है और हमारी सभ्यता को भी ये प्रदर्शित करता है। हम सबको ये बात समझनी जरूरी है कि जब तक धरती और हमारा पर्यावरण सुरक्षित है, तब तक हमारा भविष्य भी उज्जवल है और भविष्य भी सुरक्षित है। इसमें कोई शक नहीं है। एक राष्ट्र की शक्ति के मुख्य रूप से उसके प्राकृतिक संसाधनों पर ही टिकी होती है। आज हमारा मुल्क दुनिया के 12 शीर्ष विविध प्रजातियों वाले देशों में शुमार है। मैं मानता हूँ कि उच्चतम क्वालिटी की जड़ी बूटियां, अनेक प्रकार के वनस्पतियों तथा अपनी भौगोलिक विविधता के द्वारा जम्मू कश्मीर ने भी इस तरक्की में अपना विशेष योगदान दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है वो जम्मू के 4 फीडर से जुड़े 6,603 घरों को जहां स्मार्ट मीटर लग गए, आज से अनवरत और क्वालिटी बिजली मिलेगी। इन सभी घरों को जो शेड्यूल्ड कट हैं उनसे मुक्त कर दिया गया है। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इनको निर्बाध गति से बिजली मिलती रहेगी। पिछले 1.5 वर्षों में उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कैसे की जा सके, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके और जो AT&T लॉसेस हैं इनको कैसे कम किया जा सके, इस पर अनवरत काम किया गया है। आप सबको मालूम है कि 6,000 करोड़ रुपए की बिजली हम खरीदते हैं और लगभग 2,600 करोड़ रुपए रेवेन्यू अर्जित करते हैं। यानी हर साल ये मोटे तौर पर 3,400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हर उपभोक्ता चाहता है उसे 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन आप खुद सोचिए, पिछले अनेक वर्षों में न तो बिजली की क्षमता बढ़ाने का प्रयास हुआ, न ही ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता को मजबूत करने का। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जिन घरों में भी मीटर लगे हुए हैं
उन घरों को 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जम्मू के ऐसे 4 फीडर, वनताला, रूपनगर 2, रूपनगर 3 और रूपनगर 4, जिनसे 6,603 घरों में आज से ये सुविधा शुरू की जा रही है। मुझे पता है कि ज्यादातर उपभोक्ता मीटर लगाना चाहते हैं, बिल देना चाहते हैं, और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रशासन के इस अभियान में आप सहयोग करिए। ये व्यवस्था हम कश्मीर घाटी में भी लागू करने जा रहे हैं और इससे बिजली चोरी रोकने के साथ साथ अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर 24/7 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस अभियान में निश्चित रूप से हमारा सहयोग करें और नीतिगत रूप से मैं इसका पक्षधर हूं कि जो बिजली बिल पे कर रहा है उसे बिजली मिलनी ही चाहिए। जब कुछ महीने पहले हर गांव हरियाली का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो किसी अखबार ने टिप्पणी की थी कि इससे एनवायरनमेंट दुरुस्त होगा। मैं समझता हूं कि फॉरेस्ट का यह सिर्फ एक पहलू है। दरअसल फॉरेस्ट कवर और मजबूत फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि फॉरेस्ट हमारे अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य तीनों को समान रूप से प्रभावित करता है। आने वाले 2-3 दशकों में वही देश और वही क्षेत्र सतत रूप से तरक्की कर सकेंगे जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये बात बड़ी गंभीरता से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उठाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक इस पृथ्वी पर हर 5वां व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी रूप में जंगल पर निर्भर करता है। चाहे कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, लेकिन आजीविका के लिए किसी न किसी प्रकार से जंगलों से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बापू की एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए ये संसाधन नहीं है। और इसीलिए जंगलों से उतना ही लें जितना नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ अभी बताया गया, मेरे पहले डॉक्टर गेरा ने जिक्र किया, ट्राइबल भाइयों की एक बड़ी आबादी भी जंगलों पर ही निर्भर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया है यहाँ, उससे जंगलों पर अपने अधिकार के साथ उन्हें जंगल के उत्पादों पर भी हक प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष 12 जनवरी से जम्मू कश्मीर में बांस के संवर्धन पर भी काम शुरू हुआ है और इससे भी समाज के एक बड़े वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बड़ा भारी योगदान आप कर सकते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप ही लोगों की है। मुझे उम्मीद है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अपना प्रयास निरंतर आने वाले दिनों में बढ़ाएगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रशासन लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वनारोपण तथा वनों के संरक्षण के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत और जमीनी स्तर के संस्थानों को अवश्य शामिल करें। ये प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सहभागी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। प्रदूषण कम करना, जंगलों के अंधाधुंध दोहन को रोकना और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। वन बीट गार्ड वन विलेज की पहल
की भी मैं सराहना करता हूं, जो आप सबने शुरू किया था। ये फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने और जल संरक्षण के प्रयासों में एक मजबूत साझेदार साबित हो रहा है। शहरों में आपके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने पहले से स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया है। इसे आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि शहरी क्षेत्रों में वायु और ध्वनि प्रदूषण को हम कम कर सकें। मैं चाहता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर इस बात से अवगत हो कि एक तरफा विकास कभी भी सफल नहीं हुआ। पर्यावरण तथा विकास एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। स्वेच्छा से लोगों को इस कार्य में शामिल होकर जन भागीदारी की भावना से पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उसे हल करने के प्रयासों में वन विभाग के साथ खुद को शामिल करना होगा। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जंगल, नदियों तथा प्रकृति का लगातार संरक्षण मिलता रहे, इस पर हम सबको मिलकर के अनवरत काम करने की आवश्यकता है।